हम्म, अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी किसी स्वास्थ्य संबंधी नियम या डायग्नोसिस की बात होती है ना, तो हम लोग एक तरह की वैज्ञानिक सटीकता की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, एकदम गणित या इंजीनियरिंग की तरह। हाँ, मतलब जैसे अगर हड्डी टूट गई है, तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद रेखा साफ दिख जाती है और डॉक्टर बस इशारा करके बता देता है कि भाई समस्या यहाँ पर है। ये एकदम सीधा और स्पष्ट होता है। सही बात है। लेकिन जब हम प्राचीन आहार नियमों, धर्म और आधुनिक विज्ञान के संगम की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो वो एक्सरे मशीन थोड़ी अलग तरह से काम करने लगती है। एकदम अलग तरह से। हाँ, क्योंकि वहाँ हम ज्ञान और मान्यताओं के एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहाँ इतिहास, आस्था और माइक्रोस्कोप सब एक ही मेज पर आकर बैठ जाते हैं। परिदृश्य काफी जटिल हो जाता है। और आज के हमारे इस नए गहन अध्ययन में हम ठीक इसी मेज पर बैठने वाले हैं। तो आज का जो विषय है वो बेहद दिलचस्प है। आज हम इस बात का गहराई से विश्लेषण करेंगे कि इस्लाम में सूअर के मांस मतलब पोर्क को हराम या वर्जित क्यों माना गया है। और हम केवल धार्मिक कारणों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। बिल्कुल नहीं। हमारे पास मौजूद विस्तृत जानकारी के आधार पर हम इसके चिकित्सीय और वैज्ञानिक पहलुओं को भी समझेंगे। आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें उर्दू फतवा और इस्लाम Q&A जैसे धार्मिक संदर्भ शामिल हैं। और साथ ही हाँ, और अगर हम आधुनिक विज्ञान की बात करें तो क्लीवलैंड क्लिनिक जैसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान के शोध भी शामिल हैं। एक ही विषय को इतने अलग-अलग चश्मों से देखना सच में अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। एकदम। आज हम धर्म, इतिहास और विज्ञान के चश्मे से सूअर के मांस पर बात करेंगे, बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ तथ्यों और हमारे पास मौजूद स्रोतों के आधार पर। आज का हमारा मिशन ही यही है। ज्ञान का असली स्वरूप तभी उभर कर आता है जब उसे खुले दिमाग से समझा जाए, है ना? सही कहा। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। अगर हम सबसे पहले धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करें, तो इसकी शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? शुरुआत सीधे कुरान के मूल पाठ से होती है। सूरा अल अनाम की आयत 145 और सूरा अल बकरा की आयत 1773 जैसे स्थानों पर सूअर के मांस को सख्त रूप से मना किया गया है। मैंने पढ़ा था कि वहाँ इसके लिए एक विशेष शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, वहाँ नजिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और देखिए, नजिस का अर्थ महज धूल या मिट्टी वाली गंदगी नहीं है। ये एक बहुत गहरी अशुद्धता को दर्शाता है। मतलब सिर्फ बाहरी गंदगी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राचीन इस्लामी विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि ये अशुद्धता केवल एक प्रतीकात्मक बात नहीं है। इसे इंसान के भौतिक शरीर और उसके धर्म दोनों के लिए अत्यंत हानिकारक माना गया है। और जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये मनाही केवल इस्लाम तक सीमित नहीं है। सही बात है। मतलब अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों में ये साफ तौर पर दर्ज है कि ईसाई और यहूदी धर्मों के मूल ग्रंथों में भी इसे वर्जित माना गया है। बिल्कुल, बाइबल का जिक्र आता है इसमें। हाँ, बाइबल की किताब लेविटिकस जो अध्याय 11 है और ड्यूट्रोनॉमी के अध्याय 14 में सूअर को स्पष्ट रूप से अशुद्ध बताया गया है। और इसका कारण ये दिया गया है कि इसके खुर तो फटे होते हैं, लेकिन ये जुगाली नहीं करता। तो ये दर्शाता है कि सूअर के मांस से परहेज करने की जो परंपरा है वो सदियों पुरानी है। ये पूरे मध्य पूर्व के ऐतिहासिक समाजों में बहुत गहराई से रची बसी थी। लेकिन प्राचीन विद्वानों के पास इस नियम को समझाने के लिए सिर्फ शारीरिक तर्क नहीं थे। अच्छा, और क्या तर्क थे? उन्होंने आहार और इंसान की नैतिकता के बीच एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित किया था। और यहीं पर एक बेहद दिलचस्प नैतिक तर्क सामने आता है। उर्दू फतवा और अन्य इस्लामी साहित्यों में एक सिद्धांत पर बहुत जोर दिया गया है। सिद्धांत यह है कि इंसान अपनी खुराक से प्रभावित होता है। मतलब जो हम खाते हैं उसका असर हमारे व्यवहार पर पड़ता है। बिल्कुल। आहार केवल पेट नहीं भरता, वो इंसान के चरित्र का भी निर्माण करता है। वहाँ एक बहुत ही आकर्षक उपमा दी गई है। ये समझाया गया है कि इस्लाम में शिकार करने वाले पक्षियों या खूंखार दरिंदों का मांस खाना क्यों मना है। जैसे शेर या चीते। हाँ, शेर या चीते। तर्क यह है कि उन जानवरों की मूल प्रकृति में आक्रामकता, हिंसा और चीरफाड़ होती है। और प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान का यह मानना था कि अगर इंसान उन जानवरों को खाएगा तो वो हिंसक प्रकृति और आक्रामकता इंसान के अपने स्वभाव में भी आ जाएगी। तो क्या इसका मतलब यह है कि प्राचीन विचारक शरीर और आत्मा को दो अलग-अलग चीजों के रूप में नहीं देखते थे? मतलब ऐसा लगता है कि उनके अनुसार हमारा पाचन तंत्र सीधे हमारी नैतिकता से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल, यही वो मुख्य बिंदु है। वे भौतिक आहार और नैतिक स्वास्थ्य को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते थे।
और यही तर्क उन्होंने सूअर के संदर्भ में बहुत ही विशिष्ट तरीके से लागू किया है। वो कैसे? उनका मानना था कि सूअर स्वभाव से एक बेगैरत या निर्लज्ज जानवर है। उसमें गैरत यानी अपने परिवार या समूह की रक्षा करने की जो एक स्वाभाविक ईर्ष्या या मर्यादा होती है ना, हाँ, जो एक प्रोटेक्टिव फीलिंग होती है। बिल्कुल, वो भावना सूअर में पूरी तरह से नदारत होती है। अरे वाह, ये तो यू आर व्हाट यू ईट, यानी आप वही हैं जो आप खाते हैं। इसकी एक बहुत ही गहरी और अलग तरह की व्याख्या है ना? मतलब प्राचीन आध्यात्मिक सोच के अनुसार सूअर का मांस खाने से इंसान के अंदर से भी वो गैरत, मर्यादा या सुरक्षात्मक भावना धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ये केवल एक डाइटरी प्रतिबंध नहीं था, बल्कि समाज के नैतिक ताने बाने को बचाए रखने का एक टूल था। सही बात है, लेकिन ये चर्चा केवल आध्यात्मिकता या नैतिकता तक ही सीमित नहीं रहती। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है जब हम शरीर विज्ञान और भौतिक दावों की तरफ मुड़ते हैं। वहाँ एक बिल्कुल नया आयाम खुलता है। बिल्कुल, देखिए, सूअर मूल रूप से एक स्कैवेंजर जीव है। मतलब जो कचरा और सड़ी गली चीजें खाता है। हाँ, उसका आहार अक्सर बहुत ही गंदा होता है। वो सड़ी गली चीजें, कचरा और यहाँ तक कि मल मूत्र भी खा लेता है। अब सामान्यतः स्तनधारी जीवों में पसीना आने की एक प्रक्रिया होती है जो शरीर के तापमान को कंट्रोल करती है। बिल्कुल, और तापमान को नियंत्रित करने के साथ साथ ये त्वचा के रास्ते शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद करती है। लेकिन इस ऐतिहासिक दावे के अनुसार सूअर के शरीर में पसीने की ग्रंथियां या तो होती ही नहीं है या बेहद कम होती हैं। अच्छा, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो विषैले तत्व एक सामान्य जानवर पसीने के जरिए बाहर निकाल देता है, वे सूअर के मामले में उसके शरीर के अंदर ही कैद होकर रह जाते हैं। बिल्कुल सही पकड़े आप, और यही उस टॉक्सिक स्पंज सिद्धांत का मुख्य आधार है। पसीने के माध्यम से टॉक्सिन्स के बाहर न निकल पाने के कारण वे सारे विषैले तत्व उसके मांस और विशेष रूप से उसकी चर्बी में जमा होने लगते हैं। और इस बात को पुख्ता करने के लिए स्रोतों में पाचन तंत्र की गति का भी एक बहुत ही रोचक उदाहरण दिया गया है। हाँ, गाय और सूअर की तुलना की गई है ना? बिल्कुल। अगर हम गाय को देखें तो गाय के 4 पेट होते हैं। वो घास खाती है, जुगाली करती है और उसका पाचन तंत्र उस भोजन को धीरे धीरे एक लंबे समय तक फिल्टर करता है। ये एक काफी धीमा और सुरक्षित प्रोसेस है। लेकिन सूअर के मामले में ऐसा नहीं है। एकदम नहीं। सूअर के मामले में ये प्रक्रिया डरावनी हद तक तेज बताई गई है। वो जो भी गटर या कचरे की गंदगी खाता है, वो महज 4 घंटे के भीतर पचकर उसके शरीर के मांस और चर्बी का हिस्सा बन जाती है। उफ। और यहीं पर समस्या सबसे गंभीर हो जाती है। इतनी तेजी से पाचन होने का मतलब है कि जानवर के लिवर और किडनी को उन विषैले तत्वों को फिल्टर करने के शरीर से बाहर निकालने का शरीर से बाहर निकालने का पर्याप्त समय ही नहीं मिल पाता। गाय का पाचन तंत्र एक बेहतरीन वाटर प्यूरिफायर की तरह काम करता है, जो अशुद्धियों को छानता है, जबकि सूअर का शरीर तेजी से सब कुछ सोख लेता है। तो क्या इसी जैविक संरचना के कारण ये मशहूर लोक कथा या दावा सामने आया है कि सूअर पर सांप के जहर का असर नहीं होता? ऐसा दावा किया जाता है। हाँ, मैंने पढ़ा है स्रोतों में कि कुछ जगहों पर लोग सूअरों को सांपों के बिल के पास छोड़ देते हैं, क्योंकि सूअर सांपों को खा जाते हैं और सांप के काटने पर भी उन्हें कुछ नहीं होता। दावा ये है कि सूअर के शरीर में पहले से ही इतने अधिक जहरीले तत्व जमा होते हैं कि बाहरी जहर उस पर बेअसर हो जाता है। ये दावा उसी विषाक्तता या टॉक्सिसिटी के विचार का ही विस्तार है। हालांकि आधुनिक जीव विज्ञान सांप के जहर के प्रति इस प्रतिरोध को कुछ विशेष जेनेटिक म्यूटेशन से जोड़ता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसे शरीर में भरे जहर के प्रमाण के रूप में ही देखा गया। बिल्कुल। और इसी अत्यधिक विषाक्तता का एक और परिणाम ये बताया गया है कि मरने के बाद सूअर का मांस अन्य जानवरों की तुलना में बहुत अधिक तेजी से सड़ने लगता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया के पनपने के लिए पहले से ही एक मुफीद जगह होता है। एकदम सही। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। शरीर में जहर जमा होने की इस बात से हम सीधे उन भयंकर बीमारियों पर आ जाते हैं जिनका जिक्र और अन्य लेखों में बहुत विस्तार से किया गया है। हाँ, बीमारियों की एक लंबी लिस्ट है वहाँ। बिल्कुल। दावा यह है कि सूअर का मांस खाने से शरीर में 70 से अधिक विभिन्न बीमारियां घर कर सकती हैं। 70 बीमारियां? इन 70 बीमारियों में हैजा, टाइफाइड और गठिया जैसी गंभीर समस्याएं शामिल हैं। लेकिन जिस चीज ने चिकित्सा जगत और इन ऐतिहासिक ग्रंथों में सबसे ज्यादा खौफ पैदा किया है, वे हैं परजीवी या पैरासाइट्स।
पैरासाइट्स। हाँ, और इनमें सबसे खतरनाक है टीनिया सोलियम, जिसे आम भाषा में पोर्क टेपवर्म कहा जाता है। उफ, ये सच में एक मेडिकल हॉरर स्टोरी की तरह है। मतलब एक आम धारणा होती है कि पेट के कीड़े पेट तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन इस टेनिया सोलियम की यात्रा के बारे में जो बताया गया है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। जब कोई इंसान संक्रमित मांस खाता है तो ये कीड़ा या उसके अंडे आंतों में पहुंच जाते हैं, और आंतों में ये कई मीटर तक लंबा हो सकता है। लेकिन असली तबाही तो तब शुरू होती है जब इसके अंडे आंतों की दीवार को पार कर जाते हैं। हाँ, ये अंडे आंतों से निकलकर इंसान के रक्त प्रवाह यानी ब्लड स्ट्रीम नाम के हाईवे पर आ जाते हैं, और खून के जरिए ये शरीर के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। मतलब कहीं भी? कहीं भी। अगर ये आंखों में पहुंच गए तो इंसान अंधा हो सकता है, दिल में पहुंच गए तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ये तो डरावना है। और सबसे भयानक स्थिति तब होती है जब ये अंडे खून के जरिए सीधे दिमाग में प्रवेश कर जाते हैं। इस बीमारी को चिकित्सा विज्ञान में न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस कहा जाता है। न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। हाँ, इसके कारण इंसान को मिर्गी के गंभीर दौरे पड़ सकते हैं, मस्तिष्क में सूजन आ सकती है, लकवा मार सकता है, और अंततः मौत भी हो सकती है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। एक बहुत ही तार्किक सवाल ये उठता है कि अगर हम मांस को अच्छी तरह से बहुत उच्च तापमान पर पका लें तो क्या ये सारे कीटाणु और परजीवी मर नहीं जाएंगे? है ना? हम तो पानी को भी उबालकर इसलिए पीते हैं ताकि बैक्टीरिया खत्म हो जाए। बिल्कुल। लेकिन यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला पहलू है। दावे के अनुसार कोई भी सामान्य कुकिंग टेम्परेचर, चाहे मांस को कितना भी भून लिया जाए या उबाल लिया जाए, इन टेनिया सोलियम के अंडों को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकता। सच में? मतलब आग भी काम नहीं आती? नहीं। और इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट जैविक तंत्र काम करता है। ये परजीवी मांस के अंदर साधारण रूप में नहीं बैठे होते। ये मांसपेशियों के ऊतकों के अंदर अपने चारों ओर एक बेहद कठोर कैल्सिफाइड सिस्ट बना लेते हैं। कैल्सिफाइड सिस्ट मतलब एक तरह का सुरक्षा कवच? हाँ, ये एक तरह के थर्मल आर्मर का काम करता है। जब मांस को पकाया जाता है तो बाहर का तापमान तो बढ़ जाता है, लेकिन वो गर्मी इस कठोर कवच को भेद कर अंदर बैठे अंडे को नष्ट करने के लिए हमेशा पर्याप्त नहीं होती। मतलब ये कोई जादू नहीं है, बल्कि परजीवी की अपनी एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। और सिर्फ टेपवर्म ही नहीं, ट्रिचिनेला स्पाइरलिस नाम के एक और कीड़े का भी जिक्र आता है स्रोतों में। हाँ, जो ट्रिकेनोसिस नाम की बीमारी फैलाता है। बिल्कुल। ये कीड़ा भी मांसपेशियों में जाकर अपनी थैलियां बना लेता है, जिससे असहनीय दर्द और लकवा हो सकता है। इसके अलावा सूअरों में MRSA जैसे खतरनाक सुपरबग्स की उच्च दर पाई गई है। MRSA, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन पर हमारी आम एंटीबायोटिक्स दवाइयां भी असर करना बंद कर देती हैं। एकदम सही। ये सब ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन सभ्यताओं को बिना किसी आधुनिक माइक्रोस्कोप या लैबोरेटरी के इन अदृश्य खतरों का एक गहरा आभास कैसे था। उन्होंने बीमारियों को देखा और उसे सीधे इस विशिष्ट आहार से जोड़ दिया। बिल्कुल। लेकिन चलिए अब इस पूरी चर्चा को एक पूरी तरह से आधुनिक पीयर रिव्यू वाले वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक की डाइटिशियन जूलिया जुम्पानो स्पष्ट रूप से बताती हैं कि सूअर का मांस, चाहे वो पकने के बाद कितना भी सफेद क्यों न दिखे, असल में रेड मीट की ही श्रेणी में आता है। अच्छा, तो ये वर्गीकरण किस आधार पर होता है? मतलब अगर मांस का रंग पकने के बाद हल्का हो जाता है तो वो रेड मीट कैसे हुआ? इसका रहस्य एक विशेष प्रोटीन में छिपा है जिसे मायोग्लोबिन कहा जाता है। ये प्रोटीन मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन जमा करने का काम करता है। ओके। जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये लाल रंग पैदा करता है। अब सूअर एक भारी जानवर है और उसे खड़े रहने या चलने के लिए अपनी मांसपेशियों का बहुत अधिक उपयोग करना पड़ता है। तो इसीलिए उसकी मांसपेशियों में चिकन या मछली की तुलना में ये मायोग्लोबिन बहुत अधिक मात्रा में होता है। बिल्कुल सही। मायोग्लोबिन का उच्च स्तर ही वैज्ञानिक रूप से किसी मांस को रेड मीट बनाता है, चाहे उसका बाहरी रंग कुछ भी हो। और अगर ये रेड मीट है तो इसके साथ रेड मीट वाली सारी स्वास्थ्य समस्याएं भी मुफ्त में आती हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हाँ, उच्च संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड फैट और सोडियम। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान हमें बताता है कि पोर्क, विशेषकर प्रोसेस्ड पोर्क, जैसे बेकन या सॉसेज, हाँ, बेकन, सॉसेज या हैम, इनमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा खतरनाक स्तर तक होती है। या वसा हमारे रक्त में LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को तेजी से बढ़ाती है।
और यही कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जमा होकर ब्लॉकेज पैदा करता है, जो सीधे तौर पर कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हार्ट अटैक का एक प्रमुख कारण है। और चूंकि इसका ज्यादातर हिस्सा प्रोसेस्ड होता है, इसलिए इसे प्रिजर्व करने के लिए इसमें भारी मात्रा में नमक मिलाया जाता है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ाकर स्ट्रोक का खतरा पैदा करता है। बिल्कुल। लेकिन क्लीवलैंड क्लिनिक के लेख में जो सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक वैज्ञानिक खुलासा किया गया है, वो कैंसर को लेकर है। हाँ, ये वो बिंदु है जहां आधुनिक विज्ञान सबसे कड़ी चेतावनी देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक संस्था है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, जिसे IRC कहते हैं। हाँ, IRC। उन्होंने रेड मीट और कैंसर के बीच के संबंध को लेकर दशकों तक व्यापक शोध किया है। और इस शोध के बाद उन्होंने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया है, उसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी। IRC ने सामान्य रेड मीट, जिसमें सूअर का मांस भी शामिल है, को ग्रुप 2A कार्सिनोजेन की श्रेणी में रखा है। ग्रुप 2A कार्सिनोजेन। हाँ, इसका अर्थ है कि ये पूरी तरह से संभव है कि यह इंसानों में कैंसर का कारण बन सकता है। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब बात प्रोसेस्ड मीट की आती है। सुबह नाश्ते में बड़े शौक से खाया जाने वाला बेकन, हॉट डॉग या सलामी, इसके लिए चेतावनी का स्तर बिल्कुल अलग है। बहुत अलग और बहुत गंभीर है। IRC ने प्रोसेस्ड मीट को सीधा ग्रुप 1 कार्सिनोजेन घोषित किया है। ग्रुप 1 का मतलब है कि अब कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। मतलब ये साबित हो चुका है? हाँ, ये वैज्ञानिक और क्लिनिकल रूप से साबित हो चुका है कि ये इंसानों में कैंसर का कारण है, विशेष रूप से कोलोरेक्टल कैंसर, यानी बड़ी आंत और मलाशय का कैंसर। बाप रे! मतलब विज्ञान ने बेकन और सॉसेज को उसी ग्रुप 1 कैटेगरी में रख दिया जिसमें तंबाकू, एस्बेस्टस और शराब आते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि एक हॉट डॉग खाना एक सिगरेट पीने जितना ही खतरनाक है? एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक पेंच है जिसे समझना जरूरी है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ अक्सर मीडिया भी गलती कर बैठता है। कैसा पेच? ग्रुप 1 कार्सिनोजेन होने का मतलब ये नहीं है कि एक सॉसेज खाने से उतना ही नुकसान होगा जितना एक सिगरेट पीने से। IARC का ये क्लासिफिकेशन खतरे के स्तर को नहीं नापता, बल्कि ये सबूतों की मजबूती को नापता है। अच्छा, मतलब विज्ञान ये कह रहा है कि तंबाकू से भी कैंसर होता है और प्रोसेस्ड मीट से भी कैंसर होता है। इस बात के सबूत दोनों ही मामलों में 100% पक्के हैं। सटीक रूप से यही बात है। सबूतों में कोई संशय नहीं है। भले ही दोनों से होने वाले कैंसर का जोखिम या प्रतिशत अलग-अलग हो, लेकिन कैंसर होने का तथ्य दोनों में समान रूप से सत्य है। ये देखना कितना अद्भुत है कि आज का आधुनिक विज्ञान अपने कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैट, मायोग्लोबिन और ग्रुप 1 कार्सिनोजेंस के जटिल तर्कों के साथ ठीक उसी निष्कर्ष पर पहुंच रहा है जिस पर सदियों पहले प्राचीन धार्मिक ग्रंथ नजिस, अशुद्धता और परजीवियों के तर्कों के साथ पहुंचे थे। बिल्कुल, रास्ते दोनों के बिल्कुल अलग हैं। हाँ, एक रास्ता आध्यात्म और नैतिकता से होकर गुजरता है, तो दूसरा लेबोरेटरी और माइक्रोस्कोप से। शब्दावली बिल्कुल अलग है, लेकिन मंजिल एक ही है कि इसका सेवन मानव शरीर और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे पैदा करता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इन सभी तारों को एक साथ जोड़ें, तो हम देखते हैं कि एक प्राचीन नियम, जिसे मुख्य रूप से आध्यात्मिक पवित्रता बनाए रखने और इंसान की गैरत या आंतरिक मर्यादा को बचाने के लिए लागू किया गया था, उसे आज विज्ञान एक पूरी तरह से नए सेलुलर और मॉलिक्यूलर नजरिए से प्रमाणित कर रहा है। एक तरफ धर्म इसे आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से हानिकारक बताता है, और दूसरी तरफ विज्ञान इसे टेनिया सोलियम के कैल्सिफाइड सिस्ट्स का वाहक और आंतों का कैंसर पैदा करने वाला ग्रुप 1 कार्सिनोजन साबित करता है। ये वास्तव में ज्ञान के दो बिल्कुल अलग अलग युगों और विचारधाराओं का एक बहुत ही दुर्लभ और अनोखा संगम है। और यही कारण है कि ये जानकारी आज के दौर में इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। सूचनाओं के इस भारी भरकम युग में, जहां हम अक्सर जानकारी के ओवरलोड से जूझ रहे होते हैं, है ना? बिल्कुल। तो ऐसे में स्वास्थ्य और आहार जैसी बुनियादी चीजों को सिर्फ एक ही नजरिए से देखना काफी नहीं है। सही बात है। हमें चीजों को धर्म, इतिहास, जीव विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा के बहुआयामी दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है। जब हम इन सभी परतों को एक साथ खोलते हैं, तभी हम एक सही मायनों में जागरूक और वेल इन्फॉर्म्ड इंसान बन पाते हैं। इस ज्ञान की गहराई में उतरने और इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए और रोमांचक विषय के साथ। सच्चे इल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।